गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर है धुरंधर सीरीज का हिस्ट्री का। और आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स और कई बार यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं एक दो, तो हमें टारगेट करना है कि हम सारे चीज़ों को कवर करें। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रीजनल किंगडम इन मिडिवल इंडिया, जो भी क्षेत्रीय साम्राज्य थे। कई बार इनके राजाओं से कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से सवाल आते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर को, देखते हैं। तो कश्मीर के बारे में जो सबसे ज़्यादा सवाल आया है कि कश्मीर के इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था, तो राजतरंगिनी। ठीक है, चलिए अभी राजतरंगिनी में आपको जो सवाल पूछेगा कि इसके ऑथर कौन थे, कितने पार्ट्स में है, इसका अदर स्कॉलर इससे कौन कौन एसोसिएटेड थे, और ये किस किंग के समय लिखा गया, उस वक्त कौन से राजा थे जिनके वक्त ये लिखा गया। ठीक है, तो ये 4-5 सवाल है। तो इसके ऑथर आप जानिए थे आपके कल्हन। ठीक है, कल्हन, और इनका कितना पार्ट है, तो 8 पार्टों में। अदर स्कॉलर पूछता है कई बार कि राजतरंगिनी को कंप्लीट किसने किया था, तो श्रीवर और जॉन राजा ने। किसने? जॉन राजा ने। ठीक है, तो कई बार पूछता है, ऐसे तो जनरली पूछे तो कल्हन ही ऑथर होता है, मगर अगर ये पूछे तो इन दो ऑथर का भी नाम याद रखना इससे जुड़ा हुआ। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड है 1148 से 1149। और ये क्या है, तो प्रमुख स्रोत है कश्मीर के इतिहास का, और फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। ठीक है, पहली बार अगर भारत में कोई आधुनिक संदर्भ में इतिहास लिखा गया तो वो राजतरंगिनी में लिखा गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किस राजा के समय लिखा गया, तो जयसिम्हा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि किस राजा के काल में लिखा गया, तो कश्मीर के राजा हुए जयसिम्हा, उनके काल में लिखा गया। कल्हन के बारे में याद रखेंगे, किताबों में मेंशन है। कल्हन के फादर का नाम था चनपक। ठीक है, और कल्हन एक ब्राह्मण थे, है ना, चनपक। और राजतरंगिनी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ठीक है, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। कई बार तो बहुत सीधे सवाल आ जाते हैं कि राजतरंगिनी कहाँ के इतिहास का वर्णन। तो अब ये जो भी अब आगे पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में, वो सारा का सारा वर्णन राजतरंगिनी से ही निकल करके आता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो कुछ डायनेस्टीज के बारे में चर्चा किया है मिडिवल तक का, क्योंकि आपको पता है 1149 तक की किताब लिखी गई थी, और आगे श्रीवर और जॉन राजा ने इसे लिखा था। तो आपसे कभी डायरेक्ट पूछेगा कि गोनंदा डायनेस्टी कहाँ से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कश्मीर से है। आपको इसके इतिहास के बारे में बहुत नहीं जानना है, बस आपको ये वन लाइनर की तरह याद रखना है कि गोनंदा डायनेस्टी कहाँ की है, कश्मीर की डायनेस्टी है। और राजतरंगिनी से कहा है कि ये पहली डायनेस्टी थी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के समय आपको जो याद रखना है कश्मीर के संदर्भ में, तो राजतरंगिनी में लिखा है कि जो श्रीनगर जो शहर है, श्रीनगर, कई बार ये सवाल आता है, श्रीनगर की का इस्टेब्लिशमेंट आपके अशोक ने किया था। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीनगर का स्थापना किसने की थी, तो राजा अशोक ने, गुप्ता शासक जो महान अशोक हुए उन्होंने की थी। कुषाणों से जुड़ा, तो आप बौद्ध संगति में पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल में। यहाँ पे क्या हुआ था, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और आपको पता है किसके शासन काल में हुआ था ये, तो ये हुआ था आपके कुषाणों के राजा कनिष्ठ के शासन काल में। ठीक है, और इसमें हम लोग बौद्ध संगति को पहले क्लासेस में देख ही चुके हैं कि इस समय कौन थे आपके अश्व घोष जो थे, वो क्या थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये बातें लिखी हुई है, बहुत सिंपल चीजें है, यही सब रजत तरंगिनी में लिखी हुई है। आगे चल के रजत तरंगिनी बताता है कि एक करकोटा डायनेस्टी हुई। करकोटा डायनेस्टी, पहले तो सबसे पहले याद रखना है कि करकोटा डायनेस्टी का संबंध किस राजवंश, कहाँ, किस क्षेत्र से है, तो आपके कश्मीर क्षेत्र से है, ये याद रखेंगे। इसके फाउंडर कौन थे, तो आपको याद रखना है इसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन फाउंडर थे। लेकिन सबसे प्रतापी राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन हुए, ललित आदित्य मुक्तापीड़। तो कई बार पूछता है कि ललित आदित्य मुक्तापीड़ का संबंध किससे था,
करकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी, तो आपको याद रखना है करकोटा डायनेस्टी से था। ये क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं ये। इनके बारे में 2-3 बातें जो आपको याद रखना, इन्होंने क्या किया? मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, मार्तंड सन टेम्पल। पुरुषपुर जो कनिष्क के समय था उसका भी इन्होंने फिर से जीर्णोद्धार करवाया था, रिजुविनेट करवाया था। तो मार्तंड सूर्य टेम्पल, डायरेक्ट कई बार सवाल आता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ललितादित्य मुक्तापीड़। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस डायनेस्टी के समय हुआ? तो वो करकोटा डायनेस्टी, और उसके फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धन। ठीक है, याद रखेंगे। इसी ललितादित्य मुक्तापीड़ के समय आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे मार्तंड सन टेम्पल, और हर्षवर्धन भी इसके काल में यहाँ पे कश्मीर आते हैं। सॉरी, हर्षवर्धन कह रहा हूँ मैं, हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग कहाँ आते हैं? कश्मीर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सिंपल बातें हैं। तो आप देख सकते हैं हुएन सांग पूछेगा, हुएन सांग ने किसके दरबार, हुएन सांग किसके दरबार में नहीं गए थे? तो ऑप्शन होगा आपका हर्षवर्धन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन वन, और आपका ललितादित्य मुक्तापीड़, और चौथा कोई भी राजा। तो जो चौथा होगा उसी के दरबार में नहीं गए थे। 3 राजाओं के बारे में याद रखेंगे। कश्मीर में ललितादित्य के यहाँ सेंट्रल इंडिया में आपके हर्षवर्धन के यहाँ, और पल्लवों में कांचीपुरम नरसिंह वर्मन वन के यहाँ गए थे हुएन सांग। ठीक है, और हुएन सांग की पुस्तक आप लोग जानते ही हैं, क्या है? सुको की। इनकी बुक का क्या नाम है? सुको की। फूको की तो फाहियान का है, सुको की। ठीक है, ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना। तो जो मुख्य बात है वो क्या है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ किस डायनेस्टी के? करकोटा और मार्तंड सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा वंश हुआ? उत्पल डायनेस्टी। तो आपको अगर सीक्वेंस में आए कि इन डायनेस्टीज को क्रम में लगाइए, तो पहले करकोटा, फिर उत्पल डायनेस्टी। ये भी कश्मीर से संबंध है। और इसके फाउंडर के बारे में सिर्फ जानना है, अवंती वर्मन। कौन है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के बारे में जो मुख्य बात है, अवंती वर्मन के कोर्ट में एक आपके इंजीनियर थे। कौन थे? एक इंजीनियर थे। इंजीनियर का नाम था सुइया। ठीक है, क्या नाम था? सुइया। और इन्होंने क्या किया था? झेलम पर बांध बनाया था। जैसे कई बार सवाल आता है कि तुंगभद्रा पर बांध किसने बनाया था, तो हमारा आंसर होता है देवराय प्रथम ने। तो झेलम पर बांध किसने बनाया था? झेलम पर इन्होंने क्या बनाया था? बांध बनाया था, डैम बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? सुइया ने। किसके दरबार में थे? अवंती वर्मन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो आप अभी जो एक कश्मीर का एक जिला सुनते हैं सुपौर, तो ये सुपौर जिला सुइया के ही ये में बना था। ठीक है ना, सुइया के ही नाम पर सुपौर जिला का निर्माण हुआ था। तो सुइया क्या था? इंजीनियर था। किसके दरबार में था? अवंती वर्मन। किस डायनेस्टी में? उत्पल डायनेस्टी। इतनी बातों को ही आप ध्यान रखेंगे। अब उत्पल डायनेस्टी में एक रानी हुई, याद रखिएगा। ये रानी कहाँ हुई? क्वीन सुगंधा। कश्मीर में 2 रानियों का बहुत जिक्र होता है, एक सुगंधा का और एक दिद्दा का। तो याद रखिएगा, सुगंधा किस डायनेस्टी की है? सुगंधा है आपके उत्पल डायनेस्टी की। ठीक है, तो यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वीन सुगंधा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये उत्पल डायनेस्टी। ठीक है, उत्पल डायनेस्टी की थी। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा बात है, ये आप याद रखेंगे। और बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अब कौन सा डायनेस्टी आया कश्मीर में? तो लोहार डायनेस्टी। लोहार डायनेस्टी में 3 राजाओं के बारे में आप याद रखेंगे। एक रानी है, 2 राजा है। क्वीन दिद्दा लोहार, और सुगंधा आपके उत्पल से। तो क्वीन दिद्दा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो याद रखना है कि ये लोहारों में ही बहू थी, लेकिन और बाद में इनका एक भतीजा होता है, इनका एक नेफ्यू होता है, संग्राम राज। और याद रखिएगा, संग्राम राज फर्स्ट फॉर्मल रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मल रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी। और यही वो संग्राम राज है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि इसने ही क्या किया था? गजनी को
गजनी को इसने कश्मीर पे आक्रमण करने समय हरा दिया था। गजनी को 2-3 लोगों ने हराया था, जिसमें एक संग्राम राज है और एक आपके श्रावस्ती के थे। वो मैंने आपको बताया है, आप नोट्स में देख लेंगे, अभी मेरे दिमाग से वो मिस आउट कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, डिफीटेड गजनी। डिफीटेड गजनी, ठीक है, संग्राम राज। एक हुआ हर्ष। अच्छा, ये हर्ष क्या है, ये लोहार वंश का, ये हर्षवर्धन नहीं है। और इस हर्ष के बारे में याद रखेंगे एक ही बात, इसको कहा जाता है कश्मीर का नीरो, नीरो ऑफ कश्मीर, नीरो ऑफ कश्मीर, नीरो ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे क्योंकि नीरो एक रोम का राजा था, जो कि क्या कर रहा था, जब रोम साम्राज्य जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। मतलब वो इनकेपेबल रूलर था, उसे मतलब ही नहीं था जनता से या राज्य के व्यवस्था से। तो नीरो ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, हर्ष को कहा जाता है। ठीक है, जय सिम्हा, जय सिम्हा के बारे में अभी मैंने बताया कि इसके समय ही क्या लिखा गया था, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी बाई कलहन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अवंती वर्मन है, सॉरी, ये जो ललित आदित्य मुक्तापीढ़ है, इसको आप लिखिएगा अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत से अभियान किए थे और काफी सफल राजा था अपने समय का, अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर है और हर्ष क्या है, नीरो ऑफ कश्मीर। ठीक है ना, और जयसिम्हा के समय राज तरंगिनी, पहले करकोटा, फिर लोहार, फिर उत्पल, फिर लोहार डायनेस्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिडिवल टाइम में दो डायनेस्टी, दो बातें सीधा सीधा। शाह मीर डायनेस्टी, सबसे सेलिब्रेटेड रूलर अगर कोई है कश्मीर का तो जैन उल अबिदीन। तो पूछेगा सीधा किस डायनेस्टी से था, तो याद रखेंगे शाह मीर डायनेस्टी से। कौन है, तो जैन उल अबिदीन। इन्हीं को कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर। जिस तरह अकबर के पॉलिसीज क्या क्या थी, तो वो रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट था, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर ध्यान देता था। तो अकबर से जुड़ी जितने भी अच्छाइयाँ थी वो हम किस में देखते हैं, जैन उल अबिदीन में। और जैन उल अबिदीन को ही क्या कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। और ये शाह मीर डायनेस्टी का था। चक डायनेस्टी, चक डायनेस्टी में आपको सीधा याद रखना एक व्यक्ति का नाम, यूसुफ शाह चक। इसका संबंध बिहार से भी हो जाएगा, यूसुफ शाह चक। और कहीं ना कहीं इस चक डायनेस्टी के जो यूसुफ शाह चक थे, उनको किसने हरा दिया था, डिफीटेड बाय अकबर, डिफीटेड बाय अकबर। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया 1580 के दशक में, 1582-85 में, तो इसने किसको हराया था, यूसुफ शाह चक को, डिफीटेड बाय अकबर। और याद रखिएगा, इसने इनको मारा नहीं, इनको क्या कर दिया, डिपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इनको डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया। और कहां डिपोर्ट कर दिया जी, तो हमारे बिहार में, कहां पे, नालंदा में। नालंदा में इनको क्या कर दिया, तो ये बिहार स्पेशल भी हो गया। यूसुफ शाह चक को कहां डिपोर्ट कर दिया गया, किस कश्मीर के शासक को नालंदा डिपोर्ट कर दिया गया, तो यूसुफ शाह चक को अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया, नालंदा में। तो पूछता है कि किसका मकबरा नालंदा में है, तो याद रखेगा इनको डिपोर्ट किया गया, बाद में इनकी मृत्यु हो गई होगी और इन्हें यहीं दफना दिया गया, यूसुफ शाह चक को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कश्मीर के बारे में और जो कुछ कल्चरल सवाल आ सकते हैं कि शारदा कहाँ की स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर, जैसे रोमन स्क्रिप्ट होता है, जब मैं लिख रहा हूँ देवनागरी होता है, ऐसे शारदा कहाँ की स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर। वन लाइनर सवाल ये सब आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋषि सिलसिला, ऋषि सिलसिला क्या है, ये एक सूफी ऑर्डर है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नाम ऋषि है मगर ये इस्लामिक सूफिज्म, तो क्या है, ये एक सूफी ऑर्डर है। क्या है, ये सूफी ऑर्डर है। पूछेगा ऋषि सूफी ऑर्डर का संबंध कहां से है, तो कश्मीर से है। और कौन थे यहाँ पे, तो नूरुद्दीन, नूरुद्दीन के द्वारा स्थापित किया गया था क्या, ऋषि सिलसिला। कहां पे, कश्मीर में। याद रखेंगे ऋषि है लेकिन ये इस्लामिक सूफिज्म। ठीक ना। और त्रिक, त्रिक क्या है, तो आप याद रखेंगे शैविज्म। और शैविज्म में भी क्या, तांत्रिक फॉर्म है ना, एक शिव का जो तंत्र विद्या से जिसे कहते हैं भैरव, है ना,
तो तांत्रिक फॉर्म ऑफ सैविज्म भी कहाँ प्रैक्टिस होता था? आपके कश्मीर में। और इसके सबसे बड़े जो दार्शनिक थे वो कौन थे? अभिनव गुप्त। तो कई बार सवाल आया कि अभिनव गुप्त का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो कश्मीर से है। ठीक है, अभिनव गुप्त। ठीक है, तो ये तीन चार बातें हैं। सीधा सीधा जितना लिखा है उतना ही आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब कश्मीर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक दो लाइन का, इसमें बेसिकली जो हमें जौनपुर में पढ़ना है वो हमें आर्किटेक्चर ज्यादा पढ़ना होता है। चलिए मैं एक बैकग्राउंड दे दूं, आपको पता है 1398 में दिल्ली सल्तनत में अटैक होता है, आपके अटैक ऑफ तैमूर। और इस समय जो दिल्ली में सुल्तान बैठते हैं उनका नाम क्या है? नसरुद्दीन तुगलक। जब नसरुद्दीन तुगलक के काल में अटैक ऑफ तैमूर होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। और इसी डिसइंटीग्रेशन से दिल्ली के बगल यूपी में एक साम्राज्य का उद्भव होता है जिसे क्या कहा गया है? जौनपुर, है ना। अब जौनपुर के इतिहास के बारे में आप जानिए। तो जौनपुर जो शहर है, जौनपुर जो आज शहर है, यह किया गया था इस्टेब्लिश फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से शहर स्थापित किए, जिसमें एक किया फिरोजपुर खुद के नाम पे, और जौनपुर किसके नाम पे किया? इसमें किसका नाम किसका था? तो जौना खान का। और जौना खान किसका असली नाम है, ये भी सवाल आ चुका है। तो ये असली नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, लेकिन जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इस जौनपुर पर कब्जा किसका हो गया? तो यहाँ पे जौनपुर के सल्तनत पर, जौनपुर जो सल्तनत बना, तो यहाँ पे जो वंश आया सरकी डायनेस्टी। कई बार सीधा आता है मैच द फॉलोइंग में, तो आप याद रखेंगे। जैसे आपको याद रखना है करकोटा, उत्पल, लोहार कश्मीर की, वैसे ही सरकी डायनेस्टी कहाँ की है? तो ये जौनपुर की है। और इसमें बहुत ज्यादा आपको इसके रीजनल हिस्ट्री में नहीं जाना है, बस इसके फाउंडर का नाम आप याद रखेंगे, मलिक सरवर। क्या है? मलिक सरवर। मलिक सरवर। जौनपुर मैंने जैसा बताया जौना खान के नाम पर है इस्टेब्लिश, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और यहां से याद रखेंगे, इसको कहा जाता है सिराज ऑफ द ईस्ट, सिराज ऑफ द ईस्ट। और सिराज क्या था? तो एक बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशनल सेंटर था। तो मिडिवल इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या था ये? जौनपुर एजुकेशनल सेंटर। और शेर शाह सूरी, जो इन्होंने सूरवंश की स्थापना के हुमायूं को चौसा और कन्नौज में हराया, वो कहीं ना कहीं कहां से पढ़े थे? वो जौनपुर से ही उनकी शुरुआती शिक्षा हुई थी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे मैं स्टार लगा के लिख दे रहा हूं, शेर शाह सूरी का एजुकेशन भी कहां से हुआ था? जौनपुर से ही। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट जगह था अपने समय का एजुकेशन को लेकर के। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो मलिक सरवर का नाम याद रखेंगे, सरकी डायनेस्टी का याद रखेंगे। अब जो इसमें क्वेश्चन कई बार आते हैं, जो होता है एकदम रैंडम सा क्वेश्चन, वो उसके आर्किटेक्चर से आते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे आप आराम से अपने पीडीएफ में आप देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दिखे आपको। देखिए, तो तीन ही है, ज्यादा उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। अटाला मस्जिद कई बार पूछा हुआ है, क्या है ये? अटाला। अदीना नहीं, अदीना बंगाल में है, अटाला कहाँ है? जौनपुर में है। ठीक है, किसने बनवाया? तो इब्राहिम शाह सर की। यहाँ सारा इंफॉर्मेशन शॉर्ट में दिया हुआ है। जामा मस्जिद अलग अलग जगह है। तो जौनपुर वाला भी किसने बनवाया? हुसैन शाह सर की। और ये देखिएगा जहांगीरी मस्जिद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद आपको बहुत जगह मिलेंगे, जहांगीरी मस्जिद याद रखेंगे। इसका कोई मुगल बादशाह जहांगीर से कोई ऐसा लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जौनपुर में मिलता है। ठीक है ना। अटाला मस्जिद बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अदीना बंगाल, अटाला जौनपुर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तीन बहुत, देखिए मैंने एकदम बहुत शॉर्ट में बता दिया।
आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, अब एक डायनेस्टी और है, कश्मीर के बाद हमने जौनपुर देखा, अब मालवा। देखिए मालवा में मैंने राजाओं का नाम इसलिए लिखा क्योंकि ये PYQ है, ठीक है। जौनपुर में उतने राजाओं का महत्व नहीं है, लेकिन मालवा में देख लीजिए ये PYQ है, तो आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। दिलावर खान, हुसैन शाह, महमूद खलजी, गयासुद्दीन और महमूद खलजी टू अगर आ गया बाई चांस तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको आप अगर स्किप भी करें तो आप इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको एज अ नोट्स ये दे दिया, आप याद कर सकते हो। और ये 3-4 राजाओं का क्या है, कभी कभी क्रोनोलॉजी आ जाता है, डेट्स नहीं आता है, क्रोनोलॉजी बस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मालवा का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, मालवा आज के मध्य प्रदेश में, तो धार, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, दिलावर खान ने क्या किया, ही वाज द फाउंडर ऑफ सल्तनत एंड हैज कैपिटल एट धार। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि दिलावर, पहला राजा कौन है, दिलावर खान। जैसे वहां मलिक सरवर है वैसे ही मालवा में दिलावर खान है। और इसी तरह से छोटी छोटी बातें हैं, आप इसमें देखते रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक मालवा से आया है वो यहाँ के आर्किटेक्चर से आता है, बाकी यहाँ लिखा हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आया है वो कहाँ से आता है, आप हर बार देखेंगे क्वेश्चन में, आपको हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। देखिए ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मालवा में भी जो डायनेस्टी उनका नाम भी घुरीद डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी हुआ, उतने रीजनल किंगडम के उतने इतिहास में नहीं जाना, आपको सीधा याद रखना है। हुसैन शाह ने क्या बनवाया, देखिए कितना टॉम्ब ऑफ हुसैन शाह, वो तो ठीक है, क्या बनवाया, दिल्ली दरवाजा। मालवा में क्या बनाया जी, दिल्ली दरवाजा। और जहांगीरी मस्जिद जौनपुर में। महमूद खिलजी ने क्या बनवाया, देखिए विक्ट्री टावर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी और हिंडोला महल, मतलब महल का नाम आएगा तो क्या लिखेंगे, गयासुद्दीन खिलजी, और ये मालवा का है, ठीक है। जहाज महल और हिंडोला महल। और बाज बहादुर, जिनका प्रेम किससे चलता था, रानी रूपमती से, रानी रूपमती से, ठीक है, रानी रूपमती से। और यही बाज बहादुर मैंने आपको पढ़ाया कि इसको किसने लास्ट में हरा दिया था, अकबर ने 1561 में मालवा पे कब्जा बाज बहादुर के समय किया था। और उसने क्या बनवाया था, तो रानी रूपमती, प्रेम ये करता था तो बनवाएगा कौन उनके लिए, स्ट्रक्चर यही बनवाएगा, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाज महल और हिंडोला महल, गयासुद्दीन खिलजी, मालवा का शासक, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेटर स्लोपिंग, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बार बेटर स्लोपिंग, जो स्लैंटिंग वॉल होते हैं, वो गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, उनके आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है, तो उसी का प्रभाव वगैरह है, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाज महल, हिंडोला महल, ग्यास, इतना ही याद रखिए आप। और रूपमती का बाज बहादुर 1561 में अकबर ने कब्जा किया था, ये मैंने आपको मुगल को पढ़ाने के समय बहुत अच्छे से बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और। अब देखिए मैंने आपको यह भी बताया था कई बार पिछले क्लासेस में कि जो ये आपका बहमनी सल्तनत था वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और वहां से कुछ स्टेट निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर स्टेट्स। क्या कहते हैं, सक्सेसर स्टेट्स। और उसमें कौन कौन है जी, तो आप याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया, अब एग्जाम करीब आ रहा है आपका तो आप ज्यादा याद रखेंगे। क्या है आपका, तो आपका सबसे पहले अहमदनगर, अहमदनगर। तो मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे याद किया है, तो आपको कहीं भी एन नहीं दिखेगा, तो मैंने एन कॉलेज आपके आसपास है पटना में जो लोग रहते हैं, बाकी तो ठीक है। तो अहमदनगर तो निजाम शाही, अच्छा ये तो ऑफलाइन क्लास के लिए हो रहा है, ठीक है, निजाम शाही, ठीक है, निजाम शाही डायनेस्टी। फिर बीजापुर, आदिल शाही डायनेस्टी, यही आदिल शाह के कौन थे, इब्राहिम आदिल शाह, जिससे गोवा ले लिया था पुर्तगालियों ने, आदिल शाही, कई बार मैंने आपको बताया। फिर गोलकुंडा, जहां से आपका गोलकुंडा के खान से क्या निकला था, कुतुब मीनार, ठीक है। यहाँ पे कुतुब मीनार नहीं निकला था, माफ कीजिएगा, डायमंड निकला था, कोहिनूर डायमंड। क्या है, कुतुब शाही, कुतुब शाही, ठीक है। फिर क्या है, बीदर, बरीद शाही, और बेरार, इमाद शाही। अब देखिए मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि ये जो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा है, बीजापुर और जो गोलकुंडा है, मतलब ये आदिल शाही और कुतुब शाही, चूंकि ये बहुत दिन तक इंडिपेंडेंट रह गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि इन दोनों पे कब्जा कब हुआ था, तो बीजापुर पे हुआ था 1686 में, और ये हुआ था 1687 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। तो इनके क्या हुआ, इनका कल्चर बहुत डेवलप कर गया, चूंकि बहुत देर से ये आए थे कंट्रोल में, तो इनका कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप कर गया। और हमारे लिए जो जानना है कि यहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर बने, तो वहां से बहुत सवाल आते हैं। आप देख करके आपको क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे या लगाएंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। जैसे एक आता है आपका गगन महल। अभी आपको मैंने हिंडोला महल और जहाज महल दिखाया जो कि मालवा में था, गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये क्या है, गगन महल। ठीक है, गगन महल बनाया अली आदिल शाह ने। ठीक है, सीधा सीधा याद करना है इसमें, मैच द फॉलोइंग आता है। अटाला मस्जिद जौनपुर। इब्राहिम आदिल शाह ने क्या बनवाया, इब्राहिम आदिल शाह ने बनवाया ताजमहल ऑफ द साउथ कहे जाने वाला, आपका कहां गया, ताजमहल ऑफ द साउथ कहे जाने वाला गोल गुंबज, है ना, सॉरी गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह, माफ कीजिएगा। गोल गुंबज जो सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, ये क्या है, मोहम्मद आदिल शाह। सबसे ज्यादा बार आपको पीवाईक्यू में दिखेगा गोल गुंबज किसने बनाया है, मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, और ये आप देख लीजिएगा बड़ा कमान। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, गोल गुंबज। और यहां एक बात लिखा है, आदिल शाही डायनेस्टी में एक बहुत फेमस चीज था, फेमस विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी, विस्परिंग मतलब क्या होता है, कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना। तो विस्परिंग गैलरी, हिंदी मीडियम भी इसे अंग्रेजी में ही याद करेंगे। ठीक है, विस्परिंग गैलरी। कई बार हो सकता है कि देवनागरी में बस यही बात को लिख दे। ये कहाँ के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, आदिल शाही से। सबसे अच्छा याद रखना गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह। देखिए किसी के भी नाम के आगे मोहम्मद नहीं है आदिल शाह में, यहाँ पे इन चारों में, तो गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर कुतुब शाही, क्योंकि ये 1687 में कंट्रोल में आया था, तो यहाँ भी कुछ जैसे सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं चार मीनार, कई बार पूछा गया है। तो ये किसने बनवाया था, कुतुब शाहियों ने बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था, चार मीनार। किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया, चार मीनार। आप इसको आराम से अपना पीडीएफ में आप देख सकते हैं। इसी तरह क्या है भैया, पुराना पुल। ठीक है, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह, कई बार पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखना है, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह, ये कहाँ है, आदिल शाही मतलब बीजापुर में। और यहाँ दो कौन सा याद रखना, गोलकुंडा का किला जो कि कुली कुतुब शाह ने बनवाया, और इब्राहिम कुली ने बनवाया, ये क्या नाम है, मोहम्मद ने क्या बनवाया, चार मीनार। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला। बाकी ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, आप याद रखेंगे। अब देखिए बंगाल, बंगाल का आपको इतिहास नहीं जानना है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको बंगाल के इतिहास के बारे में नहीं जानना। मैं जो बताऊंगा वो चार चीजें, बस आपको दो चार चीजें याद रखनी है। जैसे अभी मैंने बार बार बोला, कई बार मैच द फॉलोइंग में आया, अटाला मस्जिद, अदीना मस्जिद, बहुत कंफ्यूजन होता है। अटाला मस्जिद जौनपुर है, अदीना कहाँ है, आपके बंगाल में है। ठीक है, अदीना कहाँ है, बंगाल में। और इसी को कहते हैं पडुआ, पंडुआ, क्या कहते हैं, पंडुआ, पंडुआ मॉस्क। तो एक लाखी भी कभी आएगा तो देखिए इसमें बांग्ला टच भी है, एक लाख होना, लेकिन क्या है, एक लाखी, तो ये भी कहा है, बंगाल का है। ठीक है, दाखिल दरवाजा, ये भी बंगाल में बना, किसने बनवाया, आप ये देख सकते हैं, अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने बनवाया। इंपॉर्टेंट है, एक लाखी जलालुद्दीन। सब तो याद रखना मुश्किल है, तो क्या याद रखना है, अदीना बंगाल में है, इतना तो याद रख ही लेना है। बाकी आप याद कर सकते हैं, तो आपको पूरा नोट्स मिला हुआ है, आप आराम से इसे घर में जाएं। और सब एक साथ याद करने ना बैठे, आप सब कुछ पढ़ ले तो रात में बैठे कहे कि आज मैं बंगाल वाला याद करूंगा, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा एक दो बार में। ठीक है, तो ये बाकी आप देख सकते हैं, जो याद रखना, अदीना और एक लाखी, ये कहाँ है, बंगाल का है, ये सीधा याद रखना है। अब देखिए कुछ ऐसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं सूफी ऑर्डर से, बहुत मुश्किल है याद करना, लेकिन कोशिश करना है कि चिश्ती सिलसिला कौन फाउंडर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सीधा सीधा बात। सुरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, इनके हेडक्वार्टर भी देखिए लिखा हुआ है, चिश्तियों का अजमेर में, चिश्तियों का कहाँ है, अजमेर में है। सुरावर्दी का कहाँ है, मुल्तान में, जो आज के पाकिस्तान में चला गया। कादरी का कहाँ है, तो पंजाब में, उच्च में। और नक्शबंदी ग्वालियर में, नक्शबंदी ग्वालियर में। इनके फाउंडर देखिए, जिसमें ग्लोबल फाउंडर है, मतलब ये भारत के बाहर कहीं उद्भव हुआ और भारत में आ गया। ठीक है, तो आपको ये सब याद है। देखिए सैयद मोहम्मद गौश, मैंने इन्हीं के बारे में बताया था कि इनके ही चेले कौन थे, तानसेन थे, गौश के, है ना। और इसलिए तानसेन का आपको क्या दिखेगा, थे तो हिंदू, लेकिन उनका आपको स्थल दिखेगा ग्वालियर के किले में, जो मान सिंह ने बनवाया था। तो ये गौश वही थे, किस सिलसिला थे, कादरी सिलसिला से। देखिए ये सब चीजों पे
एकदम एक एक दिन को एक एक ये स्लाइड पे डेडिकेट करना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद इसको एकदम ऐसा नहीं कि जान नहीं दे देना है इसको याद करने में। अब देखिए कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इजीली याद भी हो सकता है आपको कि मुगलों में किस बादशाह ने कौन से सूफी सिलसिले को प्रश्रय दिया था। तो बाबर क्या था, नक्शबंदिया, ठीक है। हुमायूं क्या है, सतारिया, है ना। अकबर क्या है, तो अकबर का सबको पता है, चिश्ती, सलीम चिश्ती के नाम पे उन्होंने ये भी बनवाया था बहुत से आपके आर्किटेक्चर। जहांगीर भी चिश्ती, ठीक है। शाहजहां कादरिया। औरंगजेब का याद रखिए, औरंगजेब और बाबर मतलब मुख्य मुगल बादशाहों में पहले और आखिरी क्या है, नक्शबंदी, ठीक है। इसमें देखिए बंदी बंदी, अकबर औरंगजेब क्या कर रहा है, बहुत सी चीजों पे बंदिश लगा देता है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अकबर का क्या है, चिश्ती, और हुमायूं क्या है, सतारिया, है ना। 70 बार तो ये हार जीत हो गया था इसके साथ। कुछ भी आप ऐसा कुछ है कि रैंडम वाक्य बोल दीजिए, आपको ध्यान में ये रह जाएगा। बाकी ये सब ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये है जो आपको याद रखना, मैच द फॉलोइंग आएगा, बिना कॉन्टेक्स्ट के आपको याद होना चाहिए ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बार तो सीधा सवाल आता है कि नयनार वर, तो नयन, नयन किसके होते हैं, 3 आंखें, नयन मतलब आंखें, तो आंखों का बात किस पे आता है, किस पे, शिव जी पे, है ना, क्योंकि 3 आंखें होते हैं। तो एक शिव हो गए, तो अगला अलवार क्या हो गया, खुद ब खुद विष्णु जी के साथ चला गया। एक जो था वीर सैव, वीर सैव के फाउंडर का नाम आपको याद रखना है, बसवन्ना, क्या है ये, बसवन्ना, याद रखिएगा। ये बेसिकली तो शैव भक्त है, वीर शैव, लेकिन एक जो डिफरेंस है हिंदुइज्म से कि ये जो अपना लास्ट राइट करते हैं, जो अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी को दफनाते हैं, ये जलाते नहीं, ये क्या करते हैं, बॉडीज आर बरीड, है ना, बॉडी को क्या करते हैं, दफनाते हैं, ये एक डिफरेंस है। और अपने कंधे पे ये शिवलिंग का एक केस बना करके यहाँ पे रखते हैं। वीर सैव इसके फाउंडर, बसवन्ना इसके फाउंडर है। कौन सा धर्म है, वीर सैव, इसी को क्या कहते हैं, लिंगायत, लिंगायत, ठीक है, लिंगायत, है ना, क्योंकि शिवलिंग की पूजा होती है तो लिंगायत। तो नयनार, अब इसमें जो याद रखना है, नयनार टोटल कितने थे, 63, जबकि अलवार केवल कितने थे, केवल 12 थे। कई बार स्टेटमेंट में बहुत इजी आता है कि नयनार आर ये डिवोटी ऑफ शिव, अलवार आर डिवोटी ऑफ विष्णु, सही बात। नयनार आर 12 इन नंबर, नहीं, गलत हो जाएगा, 63 इन नंबर, है ना, और विष्णु के 12 नंबर थे, है ना, 12 लोग थे। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिव्य प्रबंधनम, जिस शब्द में तीरू आए, जिस शब्द में तीरू आए वो सब शिव के साथ जाता है। तीरू शब्द का अर्थ ही शिव से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे किताब मिलेंगे, तेवरम, तिरुमुराई, तो तीरू, तेवरम, ये सब कहा जाएगा, ये सब शिव के साथ जाता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको ग्लिच बताता हूँ, अलवर चूंकि सिर्फ 12 है, तो इसमें एक ही महिला है, इन 12 में सिर्फ एक महिला है मुख्य, उनका नाम है अंडाल, है ना, ये महिला। कई बार पूछता है इनमें से कौन सी भक्ति संत जो है वो महिला है, तो याद रखिएगा ये 12 ही है अलवर, और 12 में 63 में तो बहुत महिला पुरुष है, तो उसका आपको लोड नहीं लेना है। बाकी प्रोमिनेंट लोगों के नाम लिखे, अपार, सामबंदर, सुंदरर, ये सब नयनार है, ये सब आप याद, जो लिखा हुआ है वो याद कर लेना है। बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट डाल करके इसे तैयार किया गया, ऐसे रैंडमली तैयार नहीं कर दिया गया, ठीक है। अब ये सब चीजों को मैंने जो बताया इसे देख लेंगे। चलिए अब क्या है, कई बार यहां भी मैच द फॉलोइंग आ जाता है, कई बार तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि भक्ति मूवमेंट क्या था, कैसे प्रोमिनेंट हो गया। तो याद रखेंगे भक्ति मूवमेंट इंटरमीडियरी को हटाता था, कहता था भक्त और भगवान के बीच में किसी पंडित पुजारी और रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। तो ये एक तो क्या हुआ भैया, इसने क्या किया, फोकस क्या था, भक्ति ब्रिज पे, भक्ति ब्रिज तो छोड़िए, मतलब क्या है, इसने क्या किया कि मीडिएटर को हटा दिया। दूसरा बात क्या, सोशल इक्वालिटी, एक जनरल स्टेटमेंट। तीसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अब संस्कृत क्या था, एक इलिटिस्ट लैंग्वेज था, तो कहा नहीं, अगर हम अवधि में पढ़ सकते हैं तो हम अवधि में रामचरितमानस लिखेंगे, अगर हम जो भाषा में पढ़ सकते हैं उसी में बात। अब कबीर कुछ में नहीं पढ़ सकते थे तो उन्होंने सधुकड़ी में बोलना शुरू कर दिया। चलिए, तो याद रखना है कि रामानंद एक व्यक्ति हुए, ज्यादातर मूवमेंट आप देखिएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, लेकिन भक्ति मूवमेंट एक वाहिद ऐसा मूवमेंट है जो साउथ से नॉर्थ ले जाते हैं, और वो व्यक्ति पूछा जाता है कि कौन थे, तो वो थे आपके रामानंद। रामानंद भक्ति मूवमेंट को कहां से कहां ले गए हैं, साउथ से नॉर्थ ले जाने वाले व्यक्ति है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ ले जाते हैं। और रामानंद के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्यों का
कई बार क्या पूछता है तो क्या उनका प्रोफेशन रहा था। तो जैसे कबीर के बारे में सब जानते हैं कि कबीर क्या थे, कबीर बीवर थे, जुलाहा, है ना, कपड़ों का मतलब कपड़ा सीते थे, ये सब करते थे। उसी तरह पूछता है कि रविदास, तो रविदास क्या थे, तो चर्मकार थे, है ना, कॉबलर थे। सेना क्या थे, तो बार्बर थे, ठीक है, सेना क्या थे, बार्बर थे। याद रखिएगा धन्ना धान, धन्ना को धान से सब याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो याद रख सकते हैं धन्ना को धान से तो एग्रीकल्चर। पीपा राजपूत, ठीक है, कबीर का तो पूरा ही फेमस है, रविदास का भी फेमस है। पीपा आप याद रखिए राजपूत थे। धन्ना धान से, सेना क्या है, बार्बर। सेना लोग क्या करता है, बाल वाल थोड़ा ज्यादा कटा करके रखता है, कुछ भी ऐसा याद रखें आप। और आप देख लीजिए 4-5 आप याद रखेंगे तो आप मैच द फॉलोइंग कर लेंगे और ये अच्छा क्वेश्चन होगा। इसमें लोगों को कंफ्यूजन एंड मौके पे हो जाता है, तो आप या एक एक करके देख लें। तो ये आज का पूरा क्लास रहा मिसलेनियस, मैंने सब टॉपिक कवर कर दिया। एक एक पीपीटी को आप एक एक दिन करके देखेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। थैंक यू।